हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, आपके अपने चैनल के माध्यम से हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जैसी आदि एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के सामान्य हिंदी पाठ की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सभी से निवेदन है कि एक बार हमें रिप्लाई जरूर करें कि ये प्रैक्टिस सेट जो व्याख्यात्मक हो रहा है, वो आपके हिसाब से कैसा है और आपको कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो रहा है, वैसा हमें रिप्लाई एक बार ज़रूर करें। और साथ ही ये भी बताएं कि अगर ऑब्जेक्टिव और ये व्याख्यात्मक दोनों ही प्रकार के जो हमारा सीरीज़ चल रही है, वो कौन सी ज़्यादा बेहतर है, तो ऐसा हमें रिप्लाई करके बताएं। और साथ ही अगर दोनों ही अच्छे हैं तो दोनों ही हम एक साथ चलाएंगे। वैसे मेरे हिसाब से तो मुझे तो लगता है कि दोनों ही हिसाब से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी कभी कभार लगता है कि जल्दी करना चाहिए, और कभी कभार लगता है कि कुछ जो हमारे डाउट रह जाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में, वो डाउट शायद सारे के सारे जो होते हैं हमारे साथ में ही क्लियर होते चले तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसी को उद्देश्य को लेकर हमने जो दोनों ही प्रकार से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। और सभी से निवेदन है, विनती है, आप जो भी समझें, और एक बार रिप्लाई ज़रूर करें कि कौन सा सेट ज़्यादा अच्छा है या फिर दोनों ही चलाना ज़्यादा अच्छा है। और तो चलिए देखेंगे, आज हम 20 क्वेश्चंस हो चुके थे इस प्रैक्टिस सेट में हमारे। आज 20 क्वेश्चन से आगे वाले प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार कौन है? अच्छा सा प्रश्न है। नूतन ब्रह्मचारी बहुत बार आता है। ऑप्शन है राधा कृष्ण दास हैं, ठाकुर जगमोहन हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं और लज्जाराम मेहता हैं। और साथ ही ये भी बता दूं कि ये चारों के चारे जो उपन्यासकार हैं, जो कवि हैं, वो सारे के सारे भारतेंदु युग के हैं, भारतेंदु मंडल के ये चारों कवि माने जाते हैं। इसके साथ ही इससे रिलेटेड जो भी डाउट हैं वो भी हम देखेंगे, इसकी व्याख्या को देखेंगे। तो आंसर जो होगा बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा, सी। ठीक है। और व्याख्या है इसकी, नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी में, 100 अजान एक सुजान 1892 ईस्वी में, और रस रहस्य कथा अपूर्ण रहा है बालकृष्ण भट्ट का। ये चारों को चारे जो उपन्यास हैं वो बालकृष्ण भट्ट के हैं। महत्वपूर्ण उपन्यासकार रहे हैं बालकृष्ण भट्ट और हमारे हिंदी उपन्यास जगत में। तो इनके टोटल 4 उपन्यास ही हैं, नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान 100 सुजान और रहस्य कथा जो अपूर्ण रहा है। ठीक है। और नूतन ब्रह्मचारी में ब्रह्मचारी विनायक के सरल व्यवहार के प्रभाव से डाकुओं के हृदय में परिवर्तन को दिखाया गया है, और यह विद्यार्थियों को चारित्रिक शिक्षा देने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है। तो इसीलिए आप इस चीज़ को ज़रूर याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, अंगद पांव के लेखक हैं। अच्छा सा प्रश्न है, अंगद पांव। और ऑप्शन है हरिशंकर परसाई हैं, धर्मवीर भारती हैं, शरद जोशी हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं। तो आंसर जो हो जाएगा इसका श्रीलाल शुक्ल हो जाएगा, अंगद पांव। ठीक है। अंगद पांव, आंसर अंगद पांव हो जाएगा। और साथ ही इसकी व्याख्या को देखेंगे। व्याख्या है, अंगद पांव 1958 ईस्वी में लिखा गया है। यहाँ से वहाँ 1970 ईस्वी में लिखा गया है। कुछ ज़मीन पर कुछ हवा में 1993 ईस्वी में लिखा गया है। अगली शताब्दी का शहर 1996 में लिखा गया है। और खबरों की जुगाली 2006 में लिखा गया है। ये महत्वपूर्ण इनके निबंध रहे हैं श्रीलाल शुक्ल के। श्रीलाल शुक्ल जो हैं एक अच्छे निबंधकार माने गए हैं। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? अच्छा सा प्रश्न है। ऑप्शन है पतरी परिकथा, झूठा सच, मैला आंचल और गोदान। ठीक है। ये 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर जो होगा कालीचरण, आंसर जो हो जाएगा मैला आंचल। मैला आंचल का प्रमुख पात्र रहा है कालीचरण। ठीक है। और देख लेते हैं, ये श्रीलाल शुक्ल के द्वारा फरीसुर रैडू के द्वारा लिखा हुआ ये महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास रहा है। और फरीसुर रैडू जो हैं आंचलिक उपन्यासकार के लिए माने जाते हैं और उपन्यासकार माने जाते हैं। ठीक है। साथ ही इसकी देख लेते हैं व्याख्या। कालीचरण, बावन दास, विश्वनाथ प्रसाद इत्यादि मैला आंचल के प्रमुख नामक उपन्यास के पात्र हैं। ठीक है। ये 4 पात्रों को आप लोग याद जरूर रखेंगे। 4 नहीं है, 3 हैं। कालीचरण है, बावन दास है, विश्वनाथ हैं। 3 उपन्यास के इस मैला आंचल उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। और ये इसकी जो रचना हुई है 1954 ईस्वी में हुई है। ठीक है। यह हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है, इसीलिए फेमस है, बहुत बार आता है मैला आंचल।
इसके जो रचनाकार हैं फणीश्वर रेणु हैं। पत्री परिकथा 1957 ईस्वी में लिखी गई है, ये 54 में लिखी गई है, ये 57 में लिखी गई है। दीर्घतपा 1963 में लिखी गई है, जुलूस 1965 में इत्यादि रेणु के अन्य उपन्यास हैं। तो इस प्रकार से आप इनका क्रम भी देख सकते हैं कि कौन से क्रम में ये लिखे गए हैं। तो पहला है आंचलिक उपन्यास मैला आंचल, ठीक है। उसके बाद है पत्री परिकथा, तीसरा है दीर्घतपा और चौथा है जुलूस। ये 4 उपन्यास हैं इनके। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है इनमें से कौन सी महिला कथाकार हिंदी की नहीं है। अच्छा सा प्रश्न है, महिला कथाकार कौन सी नहीं है। एक कल हम जो पढ़ा रहे थे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में, उसमें भी ये प्रश्न आया था कि महिला कथाकार इनमें से कौन सी नहीं है। तो कहानियों में, ठीक है, कहानी पढ़ा रही थी मैं, कहानियों को करवा रही थी, कहानी प्रैक्टिस सेट करवा रही थी, उसी में ये प्रश्न था। और यहाँ पर व्याख्यात्मक रूप में भी हम देख पाएंगे इसको। इनमें से कौन सी महिला कथाकार हिंदी की नहीं है। कृष्ण सोबती, राजी सेठ और मधु काकरिया, महाश्वेता देवी। तो आंसर जो हो जाएगा महाश्वेता देवी हो जाएगा। देख लेते हैं ये किसकी हैं, ठीक है। महाश्वेता देवी बंगाल साहित्य की प्रसिद्ध कथाकार हैं। जंगल के दावेदार तथा अग्नि गर्भ इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। जंगल के दावेदार और अग्नि गर्भ, ये 2 इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और ये बंगाल की हैं, साहित्यकार हैं, ठीक है। इन्होंने बंगाली भाषा में अपनी साहित्य लेखनी लिखी है और हिंदी में नहीं लिखी है। बाकी ये सारी की सारी जो महिलाएं कथाकार हैं वो हिंदी की हैं। इसके बाद मधु काकरिया राजस्थानी या गुजराती की हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं, ठीक है। तुलसीदास की कौन सी वो रचना है जिसमें संत और महंतों के लक्षणों को वर्णित किया गया है। वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट सही हो जाएगा, देखने से पता चलता है वैराग्य संदीपनी। इसमें संत महंतों के लक्षण वर्णित किए गए हैं। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। वैराग्य संदीपनी में तुलसी ने संत महंतों के लक्षण वर्णित किए हैं। रामज्ञा प्रश्न में तुलसी की ज्योतिष संबंधी रचना है और पार्वती मंगल में पार्वती एवं शिव का विवाह, जानकी मंगल में जानकी और राम की विवाह की कथा वर्णित है। तो आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि जो तुलसीदास की जो रचनाएं हैं वो किस उद्देश्य से और किस कथा वस्तु के आधार पर लिखी गई हैं। वैराग्यनी संदीपनी जो है उसमें संत महंतों के लक्षण हैं और रामज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष संबंधी रचना है। पार्वती मंगल में पार्वती से पार्वती का विवाह है, जानकी मंगल में जानकी और राम का विवाह है। तो इस प्रकार से हम इनके विषय वस्तु को भी समझ सकते हैं। इसके बाद प्रश्न बनता है नेक्स्ट 25, दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने की है। तो ये हम सभी लोग जानते होंगे, दृष्टकूट पद मोस्टली किन कवि ने किए हैं। ऑप्शन है कबीरदास हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, रहीमदास हैं। तो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। दृष्टकूट पदों का अगर बात करते हैं तो सबसे पहले सूरदास को ही लेंगे। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। दृष्टकूट पदों की रचना सूरदास ने की है। साहित्य लहरी इनके दृष्टकूट पदों का संकलन है। सूरसागर, सूरावली इनकी अन्य रचनाएं हैं। इन्हें सूरदास ने मोस्टली 3 ही रचना की हैं। 3 ही रचनाओं में इतने फेमस हो गए हैं कि साहित्य जगत, हिंदी साहित्य जगत उन्हें कभी भुला नहीं सकता है। तो पहली इनकी जो दृष्टकूट पद हैं वो उनकी साहित्य लहरी में वर्णित हैं। उसके बाद है सूरसागर और सूरावली, अन्य इनकी 2 रचनाएं हैं जिसमें इन्होंने कृष्ण की कथाओं का उल्लेख किया है। सूरसागर में इन्होंने भागवत पुराण का जो 10वां स्कंध है उसका उल्लेख किया है सूरसागर में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, सुखसागर के रचनाकार कौन है। सुखसागर की बात करें तो हमारे जो हिंदी के 4 स्तंभ, महत्वपूर्ण खड़ी बोली के 4 स्तंभ बनते हैं, स्तंभ कवि, उन्हीं में से एक हैं। आप लोग हमें ज़रूर अपना स्कोर बताया करें। आप लोग स्कोर कभी मेंशन नहीं करते हैं तो बहुत डाउट रहता है कि पता नहीं आप लोगों को मेरी मेहनत समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो सभी से रिक्वेस्ट है एक बार अपना स्कोर ज़रूर हमें एक कमेंट करके बता दिया करें। लाइक करें ना करें आप अपने खुद समझ सकते हैं। मैं नहीं कहती कि मेरे चैनल को कोई लाइक करे, लेकिन हाँ अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें। और फोर्स नहीं करती हूँ तो आपसे, लेकिन बस इसलिए फोर्स ज़रूर करूँगी कि आप जो मैं काम कर रही हूँ आपके लिए उसका आप अपना सजेशन ज़रूर दिया करें कमेंट के माध्यम से। तो सभी से विनम्र निवेदन है कि आप एक बार सजेस्ट ज़रूर करें हमें और अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करें और जो मैं उसमें पूछा था उसका सजेस्ट ज़रूर करेंगे हमें। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन है लल्लू लाल हैं, सदन मिश्र हैं और बाबू हरिश्चंद्र हैं, सदा सुखलाल हैं। तो आंसर डी सही हो जाएगा। सदा सुखलाल के द्वारा ही सुखसागर की रचना की गई है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। सुखसागर मुंशी सदा सुखलाल निजात की रचना है। यह विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण का पद्यानुवाद है, ठीक है। विष्णु पुराण का ये पद्यानुवाद किया है इन्होंने। विष्णु पुराण का जो रचना है वो पद्य
पद्य में लिखी गई है, लेकिन इन्होंने गद्य में इसका अनुवाद किया है, सॉरी पद्य में इसमें अनुवाद किया है। और उनकी जो गद्य में लिखा हुआ है विष्णु पुराण, ठीक है। और सुरासुर निर्णय इनका निबंध है, ये आप लोग याद रख लें, कहीं कहीं मिलता है ये सुरासुर निर्णय इनका महत्वपूर्ण निबंध है। नागेंद्र ने इनका नाम मुंशी सदा शुक्ला निसार बताया है, तथा सुख सागर इनका उपनाम, सुख सागर इनका उपनाम बताया है। और भाषा के संदर्भ में इनका कथन है कि रस्मो रिवाज भाका का दुनिया से उठ गया है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण इनकी कभी कभार पंक्तियाँ भी बहुत आती हैं एग्जाम में, रस्मो रिवाज भाका दुनिया से उठ गया है। ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ पूछ ली जाएं तो आप लोग इसे अपने नोट्स में ज़रूर मेंशन करेंगे। रस्मो रिवाज भाका की दुनिया से उठ गया है, भाका का दुनिया से उठ गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, बाल बोधिनी मासिक पत्रिका के संपादक कौन है? अच्छा सा प्रश्न है बाल बोधिनी, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये पत्रिका रही है अपने टाइम पर। ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र है, राधाचरण गोस्वामी है, भारतेंदु हैं और जगमोहन ठाकुर हैं। तो आंसर सी सही हो जाएगा। बाल बोधिनी एक महिलाओं के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने महत्वपूर्ण पत्रिका निकाली थी, इसमें महिलाओं की दशाओं का उजागर किया था, और इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका रही है अपने टाइम पर। और इसका जो समय काल है वो 1874 ईस्वी है। भारतेंदु ने महिलाओं के लिए बाल बोधिनी पत्रिका मासिक पत्रिका का संपादन बनारस से किया था, ठीक है। कवचन सुधा 1968 में, ठीक है। यह है एक पाक्षिक साप्ताहिक पत्रिका है, ठीक है। तथा भारतेंदु मैगजीन 1873 में मासिक पत्रिका का संपादन भी भारतेंदु ने किया है। 3 पत्रिका निकाली हैं भारतेंदु जी ने, और तीनों ही महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, आप समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, जयवर्धमान नाटक के रचनाकार कौन हैं, के लेखक कौन हैं, ठीक है, जयवर्धमान। और ऑप्शन है राम कुमार वर्मा है, उपेंद्र नाथ दास है, उदय शंकर भट्ट है, गोविंद सेठ हैं, गोविंद दास है, सॉरी सेठ गोविंद दास इनका नाम है, ठीक है। और तो आंसर जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा, राम कुमार वर्मा के द्वारा ही महत्वपूर्ण नाटक लिखा गया है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। कौमुदी महोत्सव 1954 ईस्वी में, विजय 1954 ईस्वी में, नाना फड़नवीस 1956 ईस्वी में, अशोक का शोक और 1967 ईस्वी में, अग्निशिखा 1970 ईस्वी में, संत तुलसीदास 1974 ईस्वी में, जयवर्धमान 1975 ईस्वी में, स्वयंवरा 1980 ईस्वी में आदि ये महत्वपूर्ण रचनाएं, इनकी महत्वपूर्ण नाटक रहे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के। तो आप इसलिए आप इनको जरूर नोट्स में अपने मेंशन करेंगे, याद करेंगे। मुकुल नामक काव्य संग्रह किस रचनाकार का है? अच्छा सा प्रश्न है मुकुल, ठीक है। पंडित नरेंद्र शर्मा का है, और माखनलाल चतुर्वेदी का, रामस्वरूप अंचल का है, और सुभद्रा कुमारी चौहान। 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हम सभी लोग जान सकते हैं कि किसका होगा ये नाटक। आप लोग अपने कमेंट भी भेजा करें कि आपका आंसर क्या है इसका। तो आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा ही ये महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है, ठीक है। मुकुल और त्रधारा शायद है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण इनका काव्य संग्रह है, और ये सुभद्रा कुमारी चौहान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना रही है, झांसी की रानी कविता। तो आप हम उन इससे भी जान सकते हैं कि सुभद्रा कुमारी कितनी महान कवित्री रही हैं, ठीक है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। व्याख्या है त्रधारा और मुकुल, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह है, और झांसी की रानी इनकी महत्वपूर्ण कविता है, प्रसिद्ध रचना है, जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की प्रमुख कवित्री रही हैं, ठीक है। राष्ट्रीय काव्य धारा की कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, चक्कर क्लब के रचनाकार कौन है? अमृतलाल नागर हैं, नागेंद्र हैं, यशपाल हैं, बालमुकुंद शर्मा हैं, बालमुकुंद गुप्त हैं, ठीक है। और तो आंसर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। चक्कर क्लब यशपाल का महत्वपूर्ण रचना रही है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। चक्कर क्लब देखो सोचो समझो बात में, और गांधी की शव यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। गांधी की शव यात्रा, न्याय का संघर्ष यशपाल के महत्वपूर्ण निबंध संग्रह हैं। 2 चीज़ आप जरूर याद रखेंगे इस व्याख्या में, एक तो चक्कर क्लब बहुत आता है, दूसरा गांधी की शव यात्रा बहुत बार आती है। तो इन दोनों ही रचनाओं को आप जरूर इम्पोर्टेंट करके अपने नोट्स में मेंशन करेंगे, ठीक है। तो आंसर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा, यशपाल। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है, केशव एक इंटरव्यू किसकी रचना है? अच्छा सा प्रश्न है। ऑप्शन है रणबीर रांगा का है, पदम सिंह शर्मा, कमलेश का है, और राजेंद्र यादव हैं, और प्रभाकर माचवे हैं। तो आंसर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। राजेंद्र यादव के द्वारा ही महत्वपूर्ण ये रचना लिखी गई है, केशव एक इंटरव्यू। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। केशव एक इंटरव्यू राजेंद्र यादव का रचना है, ठीक है। दूसरा है मैं इनसे मिला, पदम सिंह शर्मा, कमलेश सर, मतलब ये एक वार्ता साहित्य है,
कि हम पत्र वात्रा कि मैं इनसे मिला तब मैंने क्या देखा। और दूसरा है सृजन की मनोभूमि, रणवीर रांगा का है। गोरी नज़रों में हम, प्रभाकर माचवे का है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण रचना है, आप इन्हें ज़रूर अपने नोट्स में संभाल कर लिखिएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, यही रूप शक्ति ओ सी हूँ, यही रूप त्रिभुवन कर जीऊँ। काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? अच्छी सी काव्य पंक्तियाँ हैं। यही रूप शक्ति ओ सी हूँ, यही रूप त्रिभुवन कर जीऊँ। ठीक है। काव्य पंक्तियाँ बतानी हैं। ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी हैं, तुलसीदास हैं और हृदयनाथ हैं, कुतुबुन हैं। तो आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत की ये प्रमुख पंक्तियाँ रही हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है, एक बार देख लेते हैं इनकी ये प्रमुख पंक्तियां हैं, जायसी की हैं। गोरख जगाया जो भक्ति भगाया वो तुलसीदास का है। ये बहुत बार आता है ये पंक्तियां, गोरख जगाया जो भक्ति भगाया हो, और ये प्रमुख पंक्तियां तुलसीदास की हैं। रुक्मणी पुन वैसही मर गई कुलवंत सत सो सत भई, ये प्रमुख पंक्तियां कुतुबुन की हैं। तो आप इन तीनों की पंक्तियों को भी अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, यशोदा कहाँ कहो हो बात, तुमरे सुत के कर्तव्य मुँह पे कहत कहे नहीं जात। ये प्रमुख जो पंक्तियां हैं बहुत बार आती हैं। कृष्ण तो अपने जो जितना भी कृष्ण काव्य एक हिंदी साहित्य जगत में महत्वपूर्ण काव्य माना गया है और बहुत बार एग्जाम में ये आते हैं। तो ये बताना है कि ये प्रमुख पंक्तियां हैं किसकी। ऑप्शन है सूरदास हैं, चतुर्बुद्ध दास हैं और कुम्मन दास हैं, हरिदास हैं। तो आंसर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। चतुर्बुद्ध दास के द्वारा ही प्रमुख पंक्तियां लिखी गई हैं, जिसमें ग्वाल वाली जो हैं यशोदा, जिसमें जो उनकी पड़ोसी महिलाएं हैं वो जसोदा से उनके पुत्र भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का और नटखटपन का उनको उल्हाना देने आती हैं, इसी का उल्लेख किया है। तो आंसर जो हो जाएगा चतुर्बुद्ध दास है। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, वो व्याख्या भी देख लेते हैं। यशोदा कहा कहूँ मैं मन की बात और तुम्हारे सुध की बात, ठीक है, मुझसे कहा न जात, ऐसे करके ये पंक्तियां हैं। चतुर्बुद्ध दास की पंक्तियां हैं। चतुर्बुद्ध दास कुम्मन दास के पुत्र हैं, गोसाई विठल दास के शिष्य हैं तथा अष्टचार के प्रमुख कवि हैं। ठीक है। द्वादश, ठीक है, द्वादश यश तथा हितजू का मंगल इनकी प्रमुख रचना है। ये दो रचनाएं रही हैं चतुर्बुद्ध दास की, द्वादश और हितजू का मंगल। हितजू का मंगल बहुत बार एग्जाम में आता है, तो इसको जरूर आप अपने नोट्स में मेंशन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, यह अभिनव मानव प्रजात सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर ही बाणों की करती रही वृष्टि। प्रमुख पंक्तियां बतानी है कि ये किस की रचनाओं की पंक्तियां हैं। यह अभिनव मानव प्रज्ञा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर ही बाणों की करती रही वृष्टि। वृष्टि मतलब बारिश। ठीक है। और ऑप्शन है हमारे जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंद पंत हैं, महादेव वर्मा हैं और रामधारी सिंह दिनकर हैं। 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर जो हो जाएगा वो हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है। पंक्तियां हैं, रचना नहीं है, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों को आप ज़रूर अपने नोट्स में संभाल के लिखेंगे। देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। व्याख्या हमने पंक्तियां बता दी थी, तो ये पंक्तियां प्रमुख जयशंकर प्रसाद की हैं। पंक्ति हैं, सुंदर विश्वासों से ही बनता है सुखमय जीवन। ठीक है। सुमित्रानंद के पंथ की कथन है ये दोनों ओर थी संस्कृति की चित्रपटी की। महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं, उत्तर पकड़ता महादलित की मंत्री के आसन से। ये दिनकर की हैं। दिनकर कहीं ना कहीं यथार्थवादी एवं शोषण वर्ग के साथ जो द्वंद्व है उनको उजागर करते देखे गए हैं। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वो दिनकर जी की पंक्तियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, थोड़े से प्रश्न और करवाऊंगी 5। ठीक है। और महत्वपूर्ण प्रश्न है 35, प्रश्न नंबर 35 है। ठीक है। और कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। अच्छा सा प्रश्न है। कमलेश्वर की बहुत कहानियाँ फेमस रही हैं, बताना है कि इनकी कहानी कौन सी नहीं है। ठीक है। राजा निर्वंशिया, मांस का दरिया, कस्बे का आदमी, ये तीनों ही रचनाएं जो कमलेश्वर की हैं। ठीक है। नहीं है, हमको नहीं बतानी है, तो एक और जिंदगी, ये नहीं है, ये कमलेश्वर की रचना नहीं है। ठीक है। देख लेते हैं इसके साथ में व्याख्या। जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद, आकाश इत्यादि मोहन राकेश की कहानी संग्रह है। ठीक है। एक और जिंदगी, ये मोहन राकेश की हैं। ठीक है। इसके बाद है राजा निर्वंशिया 1957 ईस्वी में, कस्बे का आदमी, खोई हुई दशा है 1963 में, मांस का दरिया 1966 में, बयान और इत्यादि कमलेश के कहानी संग्रह है। कमलेश समानांतर कहानी आंदोलन के
और पुरस्कर्ता रहे 1972 में। ठीक है, कमलेश्वर समानांतर कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है प्रश्न, मित्र संवाद पत्र साहित्य किसके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है। हमने ऊपर बताया था, एक बार एक प्रश्न आया था, प्रश्न याद नहीं आ रहा है, उसमें हमने बताया था कि ये पत्र संग्रह है कि एक दूसरे से वार्ता जो होती है पत्र के माध्यम से या फिर मिलते हैं। तो ये एक हिंदी साहित्य का एक दूसरा विधा भी मानी जा सकती है, एक पार्ट भी माना जा सकता है, जिसमें पत्र संग्रह, पत्र संवाद और इंटरव्यू, ये दोनों ही हालांकि में इतने फेमस नहीं हैं विधाएं, लेकिन फिर भी इनके प्रश्न बनते हैं, तो आप इन्हें छोड़िएगा नहीं। दोनों ही विधाएं महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अब जो प्रश्न बनते हैं वो इनमें से ज़रूर एक प्रश्न आता है हर एग्ज़ाम में, चाहे वो मित्र संवाद का हो या फिर इंटरव्यू का हो। तो ये दोनों ही जो विधाएं हैं उनको एक बार रिपीट ज़रूर करिएगा। तो ये वाला प्रश्न है कि मित्र संवाद पत्र साहित्य किसके बीच लिखे गए हैं। ऑप्शन है रामलाल शर्मा तथा केदारनाथ अग्रवाल, नेमीचंद्र जैन नागार्जुन के बीच है, अमृतलाल नागर या फिर इस्पाल के बीच है, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर शिव प्रसाद सिंह के बीच है। तो आंसर जो होगा हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। मित्र संवाद एक महत्वपूर्ण पत्र संवाद साहित्य रहा है, जिसमें रामकुमार वर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच जो पत्र वार्ताएं हुई हैं उसका उल्लेख किया हुआ है। तो इसकी देख लेते हैं व्याख्या। मित्र संवाद 1992 में के संपादक डॉक्टर रामलाल शर्मा हैं, और इनमें रामलाल शर्मा तथा केदारनाथ अग्रवाल के पत्र का संग्रह है। ठीक है, जो उनके पत्रों के माध्यम से वार्ता होती थी उनका संग्रह है। तो मित्र संवाद आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा है, ये ज़रूर आता है एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना वृंदावन लाल वर्मा की है, ये बताना है। वृंदावन लाल वर्मा की कौन सी रचना है। ऑप्शन है गोदान, भुवन में विक्रम और चित्रलेखा, यही सच है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सी इनकी रचना है वृंदावन लाल वर्मा की। तो आंसर जो होगा वी सही हो जाएगा, भुवन विक्रम वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। ठीक है, भुवन विक्रम, आंसर बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या। गोदान 1936 में लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण उपन्यास है प्रेमचंद का। ठीक है, उपन्यास है प्रेमचंद का। दूसरा है भुवन विक्रम, ये 1957 ईस्वी में लिखा हुआ है, डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा का, डॉक्टर नहीं है ये। और दूसरा है चित्रलेखा, भगवती चरण वर्मा का है ये। ठीक है, उपन्यास है चित्रलेखा। इसके बाद है यही सच है, मन्नू भंडारी का है, ये 1966 में लिखा हुआ है। मन्नू भंडारी हमारी महिला साहित्य का कथाकार मानी गई हैं। और इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, इनमें से जीवनी पर एक उपन्यास नहीं है, ये बताना है जीवनी पर एक उपन्यास कौन से नहीं है। बहुत लिखे गए हमारे जीवनी पर एक उपन्यास साहित्य में। तो ऑप्शन है खंजर नहन है, मानस का हंस है, भूले विसरे चित्र हैं, पहला गिरमिटिया है। तो आंसर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा, भूले विसरे चित्र नहीं है। बाकी ये तीनों ही किसी न किसी की जीवनी पर आधारित उपन्यास लिखे गए हैं। खंजर नहन सूरदास की जीवनी है, सूरदास की है। ठीक है, मानस का हंस तुलसीदास की है, तुलसीदास की जीवनी है। ठीक है, इसके बाद है पहला गिरमिटिया, ये गांधी जी की जीवनी पर आधारित है, गांधी की जीवनी है। ठीक है, और भूले बिसरे चित्र ये नहीं है किसी की जीवनी पर आधारित उपन्यास, ये मोस्टली एक भगवती चरण वर्मा का एक सादस उपन्यास है। तो ठीक है, भगवती चरण वर्मा का है, 1959 में लिखा गया है, भगवती चरण उपन्यास वर्मा का उपन्यास है। इसमें मध्यम परिवार की 4 पीढ़ियों का चित्रण किया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है भूले बिसरे चित्र, क्योंकि इसमें 4 पीढ़ियों का, किसी एक परिवार की 4 पीढ़ियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, खंजर नहन सूरदास की है, मानस का हंस 1972 में लिखा गया है, इसमें टाइम भी लिखा है 1981 ईस्वी में। ठीक है, खंजर नहन लिखा हुआ है। और सूरदास की जीवनी है, मानस का हंस 1972 में लिखा हुआ है, तुलसीदास की जीवनी है। और दूसरा है पहला गिरमिटिया, गांधी की जीवनी पर आधारित है, गिरिराज किशोर के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण रचना मानी गई हैं। और इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर बन जाता है, ये तो उधर ही है शायद, हाँ सॉरी, थोड़ा सा टाइम हो गया इसमें। प्रश्न है कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है। ठीक है, अधूरा उपन्यास हमको बताना है कि कौन सा नहीं है इसमें। तो इरावती जयशंकर प्रसाद का महत्वपूर्ण उपन्यास रहा है जो अधूरा है, जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का है। और मंगलसूत्र प्रेमचंद का रहा है। ठीक है, और रत्ना की बात, चोटी की पकड़
ठीक है। ये तीनों ही उपन्यास जो हैं अधूरे हैं, ठीक है। इरावती, मंगलसूत्र और चोटी की पकड़ ये तीनों ही रहे हैं, रत्ना की बात नहीं है। और आंसर इसका डी सही हो जाएगा, आंसर डी सही है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। रत्ना की बात 1954 में तुलसीदास के जीवनी पर आधारित राघव का पूर्ण उपन्यास है, ठीक है। रत्ना की बात, ये यहाँ से पता लग गया कि रत्ना की बात जो उपन्यास है वो राघव राघव के द्वारा लिखा हुआ महत्वपूर्ण पूर्ण उपन्यास है, ठीक है। और जो तुलसीदास की जीवनी पर आधारित है, ठीक है। यह भी एक जीवनी परक उपन्यास है। ऊपर हमने एक जीवनी परक उपन्यास बताए थे, उसमें आप ये भी मेंशन कर लेंगे रत्ना की बात। यह एक पूर्ण उपन्यास है लेकिन जीवनी परक उपन्यास है ये, ठीक है। और इरावती जयशंकर प्रसाद का है, मंगलसूत्र जो है प्रेमचंद का है, चोटी की पकड़ निराला का अधूरा उपन्यास है, ठीक है। चोटी की पकड़ निराला जी का है। तो इस प्रकार से ये तीनों ही जो हैं अधूरे उपन्यास हैं, जो नहीं हैं वो रत्ना की बात है जो तुलसीदास की जीवनी पर आधारित है, राघव राघव का, ठीक है। इसके बाद लास्ट प्रश्न है हमारा, लगता नहीं दिल मेरा कथा आत्मकथा किस लेखिका की है। ऑप्शन है कृष्णा अग्निहोत्री हैं, मन्नू भंडारी हैं, मैत्री पुष्पा हैं और पद्मा सचदेव हैं। तो आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा ए सही। कृष्णा अग्निहोत्री के द्वारा ही महत्वपूर्ण आत्मकथा लिखी गई है, लगता नहीं दिल मेरा। और बाकी इसकी जो व्याख्या है वो भी देख लेते हैं। व्याख्या है इसकी, लगता नहीं दिल मेरा 1997 ईस्वी में लिखा हुआ कृष्णा अग्निहोत्री की महत्वपूर्ण कहानी है, ठीक है, महत्वपूर्ण रचना है। और एक कहानी यह भी है, ये मन्नू भंडारी की है। एक कहानी यह भी है, कस्तूरी कुंडल बसे मैत्री पुष्पा का है, बूंद और बावड़ी पद्मा सचदेव का आत्मकथा है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि महत्वपूर्ण रचना जो है लगता नहीं दिल मेरा, ये कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा है। और एक कहानी यह भी है, ये मन्नू भंडारी की है। और कस्तूरी कुंडल बसे मैत्री पुष्पा की है, बूंद और बावड़ी पद्मा सचदेव की आत्मकथा, ये सबकी आत्मकथाएं हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर अपने जहाँ आत्मकथा है उस वाले पोर्शन में लिखिएगा इसे। तो आज इतना ही, थैंक यू सो मच।